Good evening, students. Am I audible to everyone? Okay, great. So today we are going to start a new chapter. Yesterday we have completed chapter number 14, measurement and effects of heat. So today we are going to start with a new chapter. तर आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करना आहोत, जो आज हम चैप्टर देखने वाले हैं, तो उसका रिलेशन हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. ओके, जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हैं. ओके, जैसे कि फेस्टिवल के टाइम पे हम बहुत सारी हैवी आवाजें सुनते हैं. हाई ट्रैफिक के टाइम पे बहुत सारी मिक्स्ड आवाजें सुनते हैं, हॉर्न की, बाइक की, कार की. ओके, तो ये सारी आवाजें हम सुनते हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सारी आवाजें आप हैवी और लाइट में कैसे कैटेगराइज करते हैं? कुठलीही आवाज तुम्ही ऐकताना फेस्टिवल्सच्या वेळेला तुम्ही हेवी आवाज ऐकतात आणि रेग्युलर लाईक ट्रॅफिक वगैरे असतं तेव्हा तुम्ही लाईट आवाज ऐकतात किंवा हेवी आवाज ऐकतात किंवा मॉर्निंगच्या वेळेला जेव्हा स्पॅरोज चिमण्या वगैरे बोलतात तेव्हा तुम्ही लाईट फील करतात, रिलॅक्स फील करतात. ही जी फिलिंग आहे हेवी, लाईट, मीडियम आवाजाबद्दलची, तर ही तुम्ही कसं कॅटेगराइज करतात? ये स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलता है ये आवाज बहुत हैवी है, बहुत इरिटेटिंग है? यस, प्लीज आंसर मी क्विकली स्टूडेंट्स. यस, वेरी गुड कादम्बरी. जो साउंड आपके कानों के लिए प्लीजेंट है. ओके, अब कोई साउंड प्लीजेंट नहीं है तो उसका क्या करेंगे हम? ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि वो साउंड आपके लिए प्लेजेंट नहीं है? यस, एनीवन एल्स? और कोई बता सकता है? येस, व्हेरी गुड. साउंड जो प्लेझंट नाही आहे, जे तुमच्या कानासाठी चांगला नाही आहे किंवा तुमच्या कानाला आवडत नाही, त्याला आपण लाऊड साऊंड मध्ये कॅटेगराइज करतो. व्हेरी गुड. तर आज तसंच आपण चॅप्टर बघणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या साऊंडचे कॅटेगरीज बघणार आहोत. प्लस त्याच्यामध्ये आपण हे पण पाहणार आहोत लाऊड साऊंड कसा आपल्याला ओळखता येतो, सॉफ्ट साउंड कसा ओळखता येतो, आपण डिफरेंशिएट कसं करतो लाउड साउंड आणि सॉफ्ट साउंड मध्ये. ओके, लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड के बीच में हम डिफरेंशिएशन कैसे कर पाते हैं, फर्क कैसे कर पाते हैं. तो I'll start sharing my screen. Today we are going to see chapter number 15, sound. Okay, can everyone see my screen? Visible? Okay, okay. तो ये हमारा नया चैप्टर है जो आज हम देखने वाले हैं. अभी साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड के साथ साथ आपको एक लाउड साउंड के टाइम पे एक फीलिंग आती है. ओके, एक तरह की फीलिंग होती है जैसे आपके बॉडी में थोड़े वाइब्रेशंस होते हैं. कभी आपने फील किया है स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे, फंक्शंस के टाइम पे, सेरेमनीज के टाइम पे ढोल की आवाज? यस. तो ये लाउड साउंड जो है ये हमसे ज्यादा एनिमल्स को बहुत सेंसिटिवली सुनाई देती है. करेक्ट. ओके, जितना हमें लाउड साउंड से वाइब्रेशंस फील होते हैं उससे डबल वाइब्रेशंस एनिमल्स को फील होते हैं. ओके, इसीलिए आपने देखा रहेगा कोई भी फेस्टिवल रहेगा, कोई भी ओकेजन रहेगा, जब भी कोई ढोल बजता है या लाउड म्यूजिक बजता है, सारे एनिमल्स यहाँ वहां भाग के एक जगह पे छुप जाते हैं. ओके, तो ये जो फीलिंग है एनिमल्स की, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? ये सारी फीलिंग होती है ये वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड होती है. जो हम फील करते हैं वो भी वाइब्रेशंस है, जो एनिमल फील करते हैं वो भी वाइब्रेशंस है. लेकिन हमसे ज्यादा वाइब्रेशंस एनिमल फील कर पाते हैं. ओके, अब हम वो भी देखेंगे कि क्यों एनिमल्स को ज्यादा फील होती है साउंड और हमको कम फील होती है, या हमारी वाइब्रेशंस के कंपैरिजन में एनिमल्स के वाइब्रेशन सेंसिटिव क्यों होते हैं वो भी हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये साउंड जनरेट होता है। ओके, साउंड कहाँ से जनरेट होता है? कोई भी सरफेस से जब आप दो सरफेस को एक साथ बँड करो, दोन्ही सरफेसेसना तुम्ही एकत्र आणून त्याला एक दुसऱ्यांवरती बँग केलं तर एक साउंड प्रोड्यूस होतो. आता ते तुमच्या प्रेशरवरती डिपेंड आहे की तुम्ही त्या सरफेसेसना किती जोरात बँग करतात किंवा किती स्लोली बँग करतात. ओके, तर एक साउंड आहे ते जनरेट होतो फ्रॉम व्हायब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. आता अपन इकडे एग्जाम्पल का घेणार आहोत. यहाँ पे हम एग्जाम्पल ट्यूनिंग फोर्क का लेंगे. सबसे पहले ये ट्यूनिंग फोर्क है. ये इससे हम देखेंगे कि किस तरह से वाइब्रेशंस मिलते हैं. ओके, वी विल नाउ लर्न अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच वाइब्रेशंस. तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये किस तरह से साउंड को कैटेगराइज करते हैं. अ फोटोग्राफ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज शोन इन फिगर 15.1. तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो है, ओके, इथे तुम्हाला हा ट्यूनिंग फोर्कचा फोटो इकडे अटॅच केलेला आहे. या दोन्ही आर्म्सना प्रॉन्ग बोलतो आणि त्याच्या खाली जी अटॅच्ड जी सरफेस आहे त्याला आपण स्टेम बोलतो. तो प्रॉन्ग्स जो है वो आपकी दो आर्म्स है और उसके नीचे जो स्टेम है या फिर हैंडल जो अटैच्ड है उसे हम स्टेम बोलते हैं. ओके, यहाँ तक के क्लियर है सभी को? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? इजी टू अंडरस्टैंड? Easy to understand, students? Yes. Okay. So, okay, great. Great. तो अभी ये जो ट्यूनिंग फोक है, it is made up of two prongs and a stem. Okay. Keeping the stem steady, if prongs are stuck, they will start vibrating. अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम स्टेम को स्टेडी रखेंगे. इसका मतलब ये है, ये जो स्टेम की साइड है या हैंडल की साइड जो भी आप बोलते हो, इसे हम अपने हाथ में पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको बैंग करेंगे. ओके, या फिर इस तरफ से बैंग कीजिए या फिर इस तरफ से बैंग कीजिए. एक सरफेस के ऊपर इसको हल्के से हम बैंग करेंगे. जब भी हम इस ट्यूनिंग फोक को बैंग करते हैं एक सरफेस के ऊपर, तभी क्या होता है? एयर होती है इसके अराउंड, इट विल स्टार्ट मूविंग. ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में देखा है आपने 15.2 में, यहाँ पे ये जो नीचे फिगर है, यहाँ पे जब भी हमने ये प्रॉन्ग को किसी सरफेस के ऊपर बैंग किया, तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है प्रॉन्ग के ऊपर, वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट करती है. कैसे वाइब्रेट होती है? क्योंकि इसका जो सरफेस है प्रॉन्ग का, वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बताता है. अब ये कंप्रेशंस क्या है और रेयर फ्रैक्शन क्या है, ये भी हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे अपने 15.2 फिगर में देखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूनिंग फोक इज मेड अप ऑफ टू prongs एंड अ स्टेम. Keeping the stem steady, if prongs are stuck, they start vibrating. Okay? आपके जो prongs vibrate होना start करे, उसके बाद हम यहाँ पे air around the tuning fork, जो कि vertical line से represent किया है ये diagram में, हम यहाँ पे देख सकते हैं. अब यहाँ पे तीन तरह की possibilities है. ओके, तीन वेगवेगळ्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत तिकडे. ए डायग्राम मध्ये इक्वल व्हायब्रेशन्स मिळत आहेत. बी डायग्राम मध्ये कुठे कुठे कंप्रेशन्स आहे, कुठे कुठे रेफ्रॅक्शन्स आहे, आणि सी डायग्राम मध्ये ऑल्टरनेटिव है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिलते हैं जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को बैंग करते हैं. अभी ये जो एयर कॉलम है, ये जितने भी वाइब्रेशंस है, इट इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. ठीक है, ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हो, ये सारे एयर कॉलम का वाइब्रेशन है. यहाँ पे थोड़ा जल्दी वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ, यहाँ पे बहुत स्लो हुआ, अचानक जल्दी हो गया, फिर लेट हो गया. तो ये अलग अलग वाइब्रेशन के सेट्स है. ठीक है, हियर वर्टिकल लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड. It indicates that average vertical lines are, it indicates that average distance between the air molecule is same everywhere, and average air pressure in three regions A, B and C is also the same. तो यहाँ पे हमारे ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन को तीन रीजन में डिवाइड किया है. रीजन नंबर ए,
रीजन नंबर बी और रीजन नंबर सी। तो अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे, जब ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स है वो इक्वली अलाइंड है, ओके, वाइब्रेशन के बाद, तो यहाँ पे ए में भी इक्वल वाइब्रेशन है, बी की इक्वल वाइब्रेशन और सी की इक्वल वाइब्रेशन है। जब भी आपके ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स एक दूसरे से दूर गए हैं, ऑपोजिट साइड में गए हैं, तो आप देखेंगे ए में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस है, बी में कम वाइब्रेशन है और सी में कम वाइब्रेशन है। यहाँ पे बी और सी के वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट इक्वल है, ओके। जब आपके ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स एक दूसरे से करीब है, ओके, जेव्हा तुमच्या ट्युनिंग फॉकचे जे प्रॉन्ग्स आहेत एक दुसऱ्यांच्या समोर आहेत किंवा एक दुसऱ्यांच्या जवळ आहेत, तेव्हा ए रिजन मध्ये हायेस्ट नंबर ऑफ लोएस्ट नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स आहेत, बी मध्ये हायेस्ट आहेत आणि सी मध्ये मीडियम नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स. Okay, so if stem is kept steady, the prongs are stuck and prongs are set into vibrations. आपको याद रखना है कि इसकी स्टेम जो है इसको आपको हाथ में पकड़ के स्टेडी रखना है, सिर्फ आपको वाइब्रेशन इसके प्रॉन्ग्स के आर्म्स पे देनी है, ओके, पूरे स्टेम पे नहीं देनी है. It means that they were set into periodic motion in forward and backward direction. तो जब ये prong मूव होगा तो ये पीरियोडिक मोशन में जाएगा, ओके। ये जो वाइब्रेशन है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मूव होंगे, ओके। तो इस तरह से ये मूवमेंट हो. अभी यहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, किसी को पता है? व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशनचा अर्थ काय आहे? एनिथिंग जे तुम्हाला फील होतं ते सांगा मला. पिरियॉडिक मोशन, फास्ट, स्टुडंट्स, एनिथिंग जे तुम्हाला माहिती आहे पिरियॉडिक मोशन बद्दल अँड नॉन पिरियॉडिक मोशन बद्दल. येस, क्विकली क्विकली स्टूडेंट्स. वेरी गुड. अ मूवमेंट हैपनिंग इन पीरियड, डेफिनेट पीरियड के बीच में, उसे हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं, ओके. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पीरियडिक मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि सब जगह पे इनकी मूवमेंट इक्वल है, तो इसे हम पीरियडिक मोशन बोलेंगे. सेकेंड और थर्ड केस में इसे हम नॉन पीरियडिक मोशन बोलेंगे क्योंकि इसके वाइब्रेशंस कहीं पे भी बदल सकते हैं, ओके. सो वी विल सी स्टेप बाय स्टेप द रिजल्ट ऑफ सच मोशन. तो इस मोशन का क्या रिजल्ट होता है, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अब आगे चलते हैं. इतना सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? सभी को क्लियर है इतना? ओके, ग्रेट. ओके, सो अभी यहाँ पे इफ द वाइब्रेशन, if during the vibration the prongs of the tuning fork go away from each other. अब जब वाइब्रेशन हो रही है और ये ट्यूनिंग फॉक के जो प्रॉन्ग्स है एक दूसरे से दूर जाते हैं, एज शोन इन द फिगर स्मॉल बी, इस फिगर में द एयर आउटसाइड द प्रॉन्ग इज कंप्रेस्ड, ओके. तो प्रॉन्ग के बीच का एयर नहीं, लेकिन प्रॉन्ग के आउटसाइड का एयर जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ओके. एयर के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर के एक दूसरे से टकराएंगे एंड प्रेशर इंक्रीजेस. इसलिए अगर आप फर्स्ट सेट देखोगे यहाँ पे कंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, ओके. एक दूसरे के पास स्टिक होके एकमेकांना चिटकून चिटकून हे तुम्हाला व्हायब्रेशन्स इकडे दिसतील, कारण की जेव्हा हे प्रॉन्ग्स एक दुसऱ्यांपासून लांब जातात तेव्हा एक अचानक इकडे कंप्रेशन्स होतं, मॉलिक्युल्स जे आहेत एअरचे ते एकमेकांना आढळतात, ओके. त्यानंतर such a state of high pressure is created in this region, and A in the figure, the region in which air is high pressure and high density is called compression. तो ये A वाले रीजन में जहाँ पे हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर का एयर प्रेजेंट होता है उसे हम कंप्रेशंस बोलेंगे क्योंकि इस एयर की जो डेंसिटी है वो हाई है और इसके कंप्रेशंस भी हाई है. कंप्रेशन पार्ट इज क्लियर विथ एवरीवन. कंप्रेशन किसे बोलेंगे, जब एयर आउटसाइड द प्रॉन्ग
ओके, एक दूसरे से टकराता है, एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द prong, तो हम इसको कंप्रेशंस बोलते हैं। ओके, in the next step of vibration the prong of the fork come close to each other as shown in the figure C। पहली बार इक्वल होते हैं, सेकेंड टाइम एक दूसरे से दूर जाते हैं, थर्ड टाइम एक दूसरे के पास आते हैं, इक्वल लेंथ पे होते हैं। ठीक है, शोन इन द फिगर सी। इन दिस केस द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द प्रॉन्ग्स गेट मोर स्पेस। अभी दूर जाके अचानक जब पास आएगा प्रॉन्ग तो यहाँ की स्पेस बढ़ जाएगी, करेक्ट? यस और नो? ये यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है और स्पेस बनाएगा क्योंकि ये प्रॉन्ग्स एक दूसरे के करीब गए हैं। Okay, as a result air pressure in this region decreases and such region which air is low pressure and low density is called as rarefaction। तो यहाँ के रीजन में जहाँ पे लो डेंसिटी है और लो एयर प्रेशर है इसे हम बोलेंगे रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन क्लियर है सभी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन? सगळ्यांना समजलं कंप्रेशन आणि रेयरफ्रॅक्शन मध्ये फरक काय? ओके, कंप्रेशन्सच्या वेळेला बाहेरची एअर मॉलिक्यूलची जी स्पेस असते ती कमी असते, एअर मॉलिक्यूल्स एकमेकांना बँग होतात। ओके, आणि रेअर फ्रॅक्शन मध्ये जी इकडे कमी झालेली स्पेस अचानक वाढते आणि त्यामुळे व्हायब्रेशन साठी जास्त स्पेस मिळते ज्याच्यामध्ये लो डेन्सिटी आणि लो प्रेशर असतं, त्यामुळे ह्याला आपण रेअर फ्रॅक्शन बोलतो। ओके, सो इजी टू अंडरस्टैंड, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? Easy to understand, students? Can I go to another part? Okay, okay. However, the air molecule in this region, which were in compressed state earlier, okay, now will transfer their energy to the air molecules in the next region. So the air in that region goes on compressed state. Such a periodic motion of prongs creates compressions and rarefactions. तो periodic motion में क्या होता है? कंप्रेशन होता है और रेयरफ्रैक्शन दोनों साथ में होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे कंप्रेशन थे अभी यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बना। ओके, और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन था वहां पे कंप्रेशन बना। ओके, आगे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे ये ऑल्टरनेट होते जाएगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे करते ये ऑल्टरनेट होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से such a periodic motion of prongs creates compression and rarefaction air and these are propagated away from the prongs। ठीक है, और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन आगे तक चले जाएंगे। These are nothing but the sound waves। ओके, ये जो वाइब्रेशन है जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस है, these are nothing but the sound waves। तो sound waves are made up of compressions and rarefactions। When these waves reach our ear and eardrum vibrates, accordingly specific signal reach to the brain and we get a sense of hearing sound। आप सभी को पता है अगर कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस आपके कान तक पहुंचते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ या अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आता मी जे शिकवते त्याचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचतोय। ऑल ऑफ द सडन मी मध्ये व्हिडिओ स्टार्ट केला, ओके, मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवायला स्टार्ट केला आणि त्या व्हिडिओचा व्हॉल्यूम जास्त असेल तर ते तुम्हाला कानामध्ये प्रेशरच्या फॉर्म मध्ये फील होणार। ओके, वो आपके कान में प्रेशर के फॉर्म में फील होगा। तो यही जो है साउंड वेव्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शंस। इट कैन बी ऑफ हाई डेंसिटी, इट कैन बी ऑफ लो डेंसिटी। इतना क्लियर है? और यही साउंड वेव्स है वो सिग्नल फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे जो ईयर जितने भी हियरिंग ऑर्गन्स है दे आर ऑल कनेक्टेड टू ब्रेन फॉर सेंसिंग। ओके, इतना क्लियर है? ओके, सो अब साउंड वेव्स आर जनरेटेड इन एयर, अगर आपके साउंड वेव्स जो एयर में जनरेट होंगे, व्हाट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स? इट इज द एयर इटसेल्फ और द स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन क्रिएटेड इन द एयर। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव्स जब एयर में जनरेट होते हैं, व्हाट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स? ओके, जो सोर्स होता है जहां से ये साउंड वेव जनरेट होते हैं,
ओके, तो इज द एयर इटसेल्फ और द स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन क्रिएटेड इन द एयर। अब सभी को पता है जब एयर प्रेजेंट रहेगा तभी आपको साउंड वेव सुनाई देंगे। सबसे ये बेस्ट एग्जांपल इसका है लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है बारिश के टाइम पे। ओके, तो वो एयर के थ्रू हमें सुनाई देती है, राइट। अगर वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको बिजली की आवाज सुनाई देगी, वीज चमकायची आवाज किंवा वीज कडकडायची आवाज तुम्हाला ऐकायला येईल। जर एअर प्रेझेंट नसेल, येणार की नाही येणार? येस और नो? नो, कारण की हा, व्हेरी गुड। कारण की विजेची आवाज जी आहे ती ऐकायला तुम्हाला मीडियम पाहिजे। ओके, जर कुठलीही आवाज तुम्हाला ऐकायला एक मीडियम पाहिजे। जर का तिकडे मीडियम नसेल, कुठलाही मीडियम नसेल, तर तुम्हाला कुठलीही आवाज ऐकायला येणार नाही। एवढं क्लियर आहे सगळ्यांना? सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीवन? सभी को इतना क्लियर है? ओके, ओके। अब हम चलते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। तो साउंड को प्रोपगेट होने के लिए या साउंड को पास होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ओके, दिस मीडियम कैन बी एयर, ये मीडियम वाटर भी हो सकता है, ये मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है। ओके, विदाउट मीडियम साउंड प्रोपगेट नहीं होगा। अब प्रोपगेशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? प्रोपगेशन या शब्दाचा अर्थ काय आहे? प्लीज एंटर इन द चॅट बॉक्स। जेव्हा मी प्रोपगेशन बद्दल बोलते त्याचा अर्थ काय आहे प्रोपगेशनचा? येस स्टुडंट्स? प्रोपगेशन म्हणजे काय? जो आपको समझेगा वो लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, वी कैन गेट इट करेक्टेड, हम उसको करेक्ट करेंगे। जल्दी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपगेशन? फास्ट, क्विकली स्टूडेंट्स। नो वन नोज द मीनिंग ऑफ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड कादम्बरी। और किसी को नहीं पता है? और किसी को नहीं पता है प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपगेशन मीन्स ट्रेवलिंग ऑफ साउंड, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसे हम प्रोपगेशन बोलते हैं साइंटिफिक टर्म। We have learned in sixth standard that sound travels through some material medium like solid, liquid or gas, okay, and reaches us. तो हम तक पहुंचने के लिए, yes, very good वेदांत, very good। सो हम तक पहुंचने के लिए कोई भी आवाज, उसको मीडियम की जरूरत होती है। या तो एयर की जरूरत होती है, गैशियस मीडियम, या पानी की जरूरत होती है, लिक्विड मीडियम, या सॉलिड की जरूरत होती है, कोई मेम्ब्रेन या फिर कोई सरफेस। यस, वेरी गुड विकास, वेरी गुड। द वे इन विच साउंड ट्रेवल्स, उसे हम प्रोपगेशन बोलते हैं। अभी आपके कानों तक आवाज कभी पहुंचेगी जब आपके आसपास कोई मीडियम रहेगी, करेक्ट। जैसे कि अगर आप टेबल पे टॅप करो, जेव्हा तुम्ही टेबलवरती टॅप करतात तर टेबलचा आवाज तुम्हाला ऐकायला येतो, ओके, बिकॉज तुमच्या आजूबाजूला एअर आहे। जर टेबलवरती तुम्ही स्लोली टॅप केलं तर तुम्हाला ऐकायला नाही येणार। तर तुम्हाला या केसमध्ये काय करायचं आहे, तुमचा कान जो आहे टेबलच्या सरफेसवरती टच करायचा आहे आणि नंतर स्लोली टॅप करायचा है। तो ये केस में क्या होगा, जब आप अपना कान टेबल के सरफेस पे टच करेंगे और हल्के से टैप करेंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि इसका जो साउंड का प्रोपगेशन हुआ है वो सॉलिड सरफेस से हुआ है। कितना क्लियर है सभी को अबाउट प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन? ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? यस, वेरी गुड। एग्जाम्पल? यस, ओके। एग्जाम्पल इज अगेन अर्थक्वेक। विशाल ने एग्जाम्पल दिया है अर्थक्वेक का।
अर्थक्वेक में आप वाइब्रेशंस फील करते हो क्योंकि वो अर्थ में से आते हैं, आपको सुनाई नहीं देता है अर्थक्वेक, लेकिन वाइब्रेशंस मीडियम के थ्रू आपको फील होता है। ओके, क्योंकि अर्थ इज अ सॉलिड मीडियम और उसके ऊपर अगर बिल्डिंग वगैरह रहेगी तो उसके थ्रू हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, सो इसके बाद साउंड जनरेशन एंड प्रोपगेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम प्रूव करेंगे कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए एयर की जरूरत होती है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन दिस डायग्राम। फिगर में यहाँ पे बताया है। ओके, इन दिस एक्सपेरिमेंट a vacuum tight bell jar is placed on a horizontal smooth surface। एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर एक एयर जार को प्लेस किया है जो वैक्यूम से भरी है। वैक्यूम टाइट मतलब, आप मुझे मीनिंग बताइए वैक्यूम का मतलब क्या है? हम वैक्यूम कब बोलते हैं? वैक्यूम का मतलब क्या है? यस स्टूडेंट्स। नो, नो, कादम्बरी। वैक्यूम, वैक्यूम टाइट जार, वैक्यूम क्लीनर, सभी ने एक वर्ड सुना है। तो क्या करता है वैक्यूम क्लीनर, कैसे यूज होता है? वेरी गुड कादम्बरी, यस, नाउ यू आर करेक्ट। एनीवन एल्स, और कोई बता सकता है वैक्यूम किसे बोलते हैं या कौन सी जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं? क्या प्रेजेंट या क्या एब्सेंट होता है वहां पे? मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। वैक्यूम से भरी हुई स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है? क्विकली स्टूडेंट्स, फास्ट। नो वन, नो वन। यस, वेरी गुड विशाल। यस विकास, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कादम्बरी, विशाल, विकास, एनीवन एल्स? और कोई नहीं और किसी भी नहीं पता वैक्यूम क्या होता है? ओके, सो वैक्यूम इज अ प्लेस जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है। यस, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, वैक्यूम इज अ प्लेस जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है। अभी तक हमने देखा कि हमारे साउंड को ट्रांस प्रोपगेट होने के लिए, यस, यस वेदांत। ओके, तो अभी तक हमने देखा हमारे साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत थी। अभी हमने ये बेल जार लिया है, इसके अंदर हमने वैक्यूम डाला। ओके, वैक्यूम जैसे स्पेस बनाई है यहाँ पे और उसको अच्छे से यहाँ से सील किया है और यहाँ पे एक पाइप अटैच किया है। ओके, अब ये पाइप अटैच करने के बाद इस बेल जार में हमने इस तरह से अरेंजमेंट की है। बेल अंदर डाली है, इलेक्ट्रिक बेल को अंदर रिलीज किया है, ऊपर से इसको नॉब से टाइट किया है और नीचे से एक वैक्यूम पंप जो है वो कनेक्ट किया है। ओके, तो ये सारे अरेंजमेंट यहाँ पे हमने बनाए हैं। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। इन दिस एक्सपेरिमेंट वैक्यूम टाइप बेल जार इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और हमेशा याद रखना है इस बेल जार को हम स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस करेंगे जो कि इक्वल सरफेस। द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप वाया ट्यूब एंड वी कैन रिमूव एयर इनसाइड द बेल जार। तो बेल जार के अंदर का जो एयर है हम धीरे 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 करके यहाँ से वैक्यूम पंप से रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद, ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? वी कैन रिमूव एयर इनसाइड द बेल जार यूजिंग द वैक्यूम पंप। एज शोन इन द फिगर, द बेल जार कंटेन्स एन इलेक्ट्रिक बेल। तो हमारे बेल जार में एक इलेक्ट्रिक बेल है विच इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, और उसके बाद इसको अच्छे से लीड से क्लोज किया हुआ है। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में द वैक्यूम पंप इज ऑफ। हमने वैक्यूम पंप को ऑफ कर दिया। हमने वैक्यूम अभी तक वहां पे
रिप्लेस नहीं किया है, अभी तक जार में एयर ही है। ठीक है, अब वैक्यूम पंप हमारा ऑफ ऑफ है। द बेल जार कंटेन्स एयर, बेल जार के अंदर एयर है। इफ की टू इलेक्ट्रिक बेल इज नाउ स्विच्ड ऑन, अगर हमने इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन किया, द बेल विल स्टार्ट रिंगिंग। ओके, जब बेल रिंग होगी, रिंगिंग कैन बी हर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बेल जार, और हमको बेल जार के बाहर रिंगिंग हमको सुनाई देगी। ठीक है, के अंदर बेल रिंग हो रही है। अब वैक्यूम पंप को हम ऑन करते हैं, धीरे 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 सारा एयर बेल जार का हम रिमूव करते हैं। ठीक आहे, इट विल स्टार्ट रिमूव्हिंग द एअर. जसं आपण व्हॅक्यूम पंप ऑन केला आणि सावकाश सावकाश सगळं पूर्ण एअर आपण रिमूव्ह केली त्यातून, ओके, बेल जार मधून. As the quantity of air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside will also go on decreasing. जसं जसं तुमच्या बेल जार मधली हवा जी असेल ती बाहेर निघत जाईल व्हॅक्यूम पंप मधून, तसं तसं तुम्हाला बेलचा रिंगिंगचा साऊंड स्लोली 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 करून एका पॉइंटला, जेव्हा पूर्ण व्हॅक्यूम त्या बेल जार मध्ये असेल, तेव्हा त्या पॉइंटला तुम्हाला अजिबात ऐकायला येणार नाही आवाज. इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग के पॉइंट में हमने बेल जार में एयर रखा है, हमने पहले टेस्ट किया है. यस, वेरी गुड. ओके ओके, यस विशाल बोलो, व्हाट डाउट यू हैव? सबसे पहले हमने बेल जार के अंदर एयर रखी है, हमने यहाँ से एयर रिमूव किया नहीं है, हमने सिर्फ ये अरेंजमेंट किया है. ठीक है, अरेंजमेंट करने के टाइम पे इसके अंदर जो एयर ट्रैप था वो अभी भी है वहां पे. ठीक है, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले बेल जार में हमने इलेक्ट्रिक बेल को रिलीज किया, सस्पेंड किया, उसके कनेक्शन को हमने बाहर निकाला, ऊपर से एयर टाइट नॉब लगाया, नीचे से हमने अच्छे से सील कर दिया, और नीचे से हमने एक वैक्यूम पंप अटैच किया. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, इसको हमने एक करंट पास किया इनिशियल. तो हमने सुना कि बेल का आवाज सुनाई दे रहा है बाहर तक, अच्छे से सुनाई दे रहा है, पूरी की पूरी बेल की आवाज बाहर सुनाई देती है. ओके, आपली जी बेल आतमध्ये वाजते आहे, त्या बेलचा आवाज आपल्याला बाहेरपर्यंत ऐकायला येतो. त्यानंतर जेव्हा या बेलचा आवाज बाहेर ऐकायला आला, त्यानंतर आपण काय केलं, व्हॅक्यूम पंप ऑन केला. जेव्हा आपण व्हॅक्यूम पंप ऑन केला, तर व्हॅक्यूम पंपने आतमधला जेवढा एअर आहे त्याला सक्शनने बाहेर काढला. आता तुम्ही बोलणार की व्हॅक्यूम पंपने कसा काढला एअर बाहेर? सगळ्यांनी वैक्यूम क्लीनर पाहिला है, राइट? सबने वैक्यूम क्लीनर देखा है. तो जब भी हम वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं तो कैसे वो सारी चीजों को अंदर खींच लेता है, बस वैसे ही यहाँ से उसने एयर को भी अपने अंदर खींच लिया और बाहर छोड़ दिया. ओके, तो जैसे वो सारे चीजों को खींच लेता है, वैसे ही यहाँ से इसने एयर को खींच लिया, पर ये धीरे धीरे खींचेगा. सावकाश सावकाश एअरला हा व्हॅक्यूम पंप रिमूव्ह करणार. आता इकडे जेव्हा एअर रिमूव्ह होताना, जेव्हा तुमची बेल ऑन असेल, तेव्हा तुम्हाला सावकाश सावकाश या बेलचा आवाज कमी होताना ऐकायला येईल. ओके, एका पॉइंटला या बेलचा जो आवाज आहे तो कम्प्लिटली डिसअपियर होईल. त्यावेळेला तुमच्या पूर्ण बेल जार मध्ये व्हॅक्यूम भरलेला असेल. ओके, तर एअरची जागा व्हॅक्यूमने रिप्लेस केलेली असेल, जेव्हा तुम्हाला बेलचा आवाज ऐकायला येणार नाही. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विशाल ने दिया है, स्पेस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम. ओके, कभी आपने देखे इतने सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं स्पेस में, इतने बड़े बड़े स्टार्स के कोलिजन होते, एस्टेरॉइड्स के कोलिजन होते हैं, कॉमेट्स जो ट्रैवल करते हैं, क्या इन सभी का आवाज हमको सुनाई देता है? अर्थ पे नहीं सुनाई देता, बिकॉज स्पेस में वैक्यूम होती है. ओके, स्पेस में कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, जब वो कोई एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, यस, वेरी गुड, वेरी गुड विशाल, जब भी वो किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जैसे अर्थ पे आ गए तो अभी हमको कोलिजन का आवाज सुनाई देगा.
अगर वो कोई और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे गए जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, जहाँ पे सोर्स प्रेजेंट है, तो वहां पे कोलिजन का आवाज सुनाई देगा, या वहां पे वो एक्टिविटीज का आवाज सुनाई देगा। अदरवाइज स्पेस में जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं रोज के, एवरी सेकेंड देर आर मेनी एक्टिविटीज इन स्पेस, तो हमको कोई भी आवाज सुनाई देती नहीं। इतना क्लियर है सभी को? ये पार्ट सभी को क्लियर है? ओके, नाउ दिस एक्सपेरिमेंट demonstrates that sound generation and propagation needs a medium। तो साउंड की जनरेशन के लिए और उसकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की बहुत जरूरत होती है। If air inside the bell jar is totally removed, what will we be able to hear the sound of the ringing bell? अगर एयर को completely रिमूव किया तो क्या हमको आवाज सुनाई देगी? Yes or no? Yes or no students? No, very good. क्योंकि एयर पूरा रिमूव हो चुका है। ओके, ऑन वाई? बिकॉज एयर की जगह वैक्यूम ने ली है। यस, वेरी गुड। ओके, इसलिए हमको आवाज सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ट्रू एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल बी अनएबल टू लिसन टू ईच अदर। अब दो एस्ट्रोनॉट गए हैं मून पे, वो एक दूसरे से अपने सूट में से, स्पेस सूट में से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को डायरेक्टली सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, इवन इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम बाजू बाजू में खड़े हैं तो भी वो एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे डायरेक्टली। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फियर। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फियर नहीं है। सिंस देर इज नो मीडियम, एटमॉस्फियर नहीं है मतलब कोई मीडियम नहीं है जो नेसेसरी होती है जनरेशन और प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए, तो इसीलिए वो एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। ओके, between the astronauts direct sound propagation between them is not possible। ओके, इसीलिए जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है तो वो कितना भी एक दूसरे के करीब खड़े रहे और कितना भी बोले, किती पण एकमेकांच्या बाजूला उभे राहून बोलले तरी पण ते एकमेकांना ऐकू शकणार नाही। ओके, त्यांना त्यांच्या स्पेस सूटचा यूज करावा लागेल, जे ते वेव्स यूज करतात एकमेकांशी बोलायला। विदाउट any medium, they won't be able to talk to each other. So, therefore, the astronauts use some technology like one used in our cell phone। जैसे कि हमारे सेल फोन में टेक्नोलॉजी यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए, रेडिएशन या रेज बोलते हैं हम उसे। ओके, वो वेव्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। ओके, क्योंकि हमारे सेल फोन को वेव्स की जरूरत होती है, हमारे सेल फोन को रेडिएशन की जरूरत होती है जो हम सुन पाते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको लेसन सिखा रही हूँ। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरे यहाँ पे वायर भी कनेक्टेड नहीं है, आपके सभी के डिवाइस से मेरी वायर कनेक्ट नहीं हो रही है। ओके, तो ये पॉसिबल है थ्रू द डिफरेंट वेव्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। इतना सभी को क्लियर है? सो प्रोपगेशन होने के लिए अलोंग विथ सोर्स वेव्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जान लिया हमने, प्रोपगेशन का मीडियम जान लिया। ओके, ये सारी चीजें अभी हमने जान ली। अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, वो कैसे मेजर की जाती है? ओके, वो हम देखेंगे। यहाँ तक के सभी को क्लियर है? कोई डाउट है? स्टूडेंट्स क्विकली आंसर। यस स्टूडेंट्स। ओके, ओके, क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या स्पीड ठीक है इतनी, या मैं स्लो पढ़ाऊँ? एवढी स्पीड बरोबर आहे ना? ओके, ओके, फाइन। ओके, आता फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ओके, यूजिंग फिगर 15.2 we learned about the vibration of the tuning fork। ये जो ऊपर फिगर हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जिसमें तीन अलग अलग केसेस थे, उसमें हमने देखा त्यात आपण पाहिलं की ट्यूनिंग फॉर्कचे व्हायब्रेशन्स
कंप्रेशन्स आणि रेअरफ्रॅक्शन्स कसे असतात. आपण पिरियॉडिक मोशन सुद्धा पाहिलं त्यात. ओके. Vibrations of tuning fork result in generation of compressions and rarefractions in air. More detailed observation shows that actual variation in air density and pressure are shown in the figure 15.4. तो उसी एग्जाम्पल को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस फिगर में. If any object vibrates in air, such sound waves are produced in air. Okay? अगर एयर के प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड हो या कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट हो जो वाइब्रेट करेगा, ओके, तो उसके वाइब्रेशंस इस तरह से दिखेंगे हम. ओके. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर जाएगा वेव, एक नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. इस तरह से ये वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जितने भी वाइब्रेशंस है अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे वाइब्रेशंस आपको ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देंगे. कोई वेव ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाके नीचे आएगी. ओके. ये आपका वेव का मूवमेंट रहेगा. ठीक है. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. नाउ इंक्रीज प्रेशर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशंस. इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशंस. जो इंक्रीज पार्ट है, जो ऊपर जाने वाला पार्ट है, उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन. इतना क्लियर है सभी को? और जो रिड्यूस प्रेशर वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ रेयर फ्रैक्शंस. ओके. इंक्रीज्ड प्रेशर वाला पार्ट है, जहां जहां पे इंक्रीज प्रेशर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशंस. और जो रिड्यूस प्रेशर वाला पार्ट है जो नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेयर फ्रैक्शंस. ओके. और इसके बीच में, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में एक थिन लाइन जा रही है, हल्की सी लाइन. ओके. ये थिन लाइन जो क्रॉस करके जा रही है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर है या जो भी मीडियम का प्रेशर है, ये थिन लाइन है. ओके. तो इस थिन लाइन के ऊपर कंप्रेशन होता है और रेयरफ्रैक्शन होता है. ओके. सो इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? ओके. ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. ओके. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. ठीक है. अब हम ये देखते हैं. नाउ वन ऑसिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. अभी एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? जब हम वन ऑसिलेशन की बात करते हैं, ओके, इसका मतलब क्या है? एक कंप्रेशन और एक रेयरफ्रैक्शन, इन दोनों को मिला के बनता है वन ऑसिलेशन. ओके. तो साउंड वेव जब भी हम मेजर करते हैं, एक वेवलेंथ को मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? टू मूवमेंट होता है और एक फ्रो मूवमेंट होता है. ओके. टू मूवमेंट होता है मतलब आगे का मूवमेंट, और फ्रो मूवमेंट होता है जो कि पीछे का मूवमेंट. ओके. आप लोगों ने ये एग्जाम्पल 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सभी ने, पेंडुलम वाला. किसी किसी को याद है? पेंडुलम में होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट. याद है सभी को? यस. यस. तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पेंडुलम है सस्पेंडेड. ठीक है. यहाँ पे ये अभी क्या करेगा? अगर इसको हम मूवमेंट देंगे तो ये एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा, वापस आगे जाएगा, वापस पीछे जाएगा, वापस अपनी जगह पे आएगा. ये मूव करते रहेगा जब तक कि ये मोशन में है. ओके. सो वन आगे की मूवमेंट और वन पीछे की मूवमेंट. ओके. वन आगे की मूवमेंट और वन पीछे की मूवमेंट, ये बनता है वन ऑसिलेशन. अभी समझा वन ऑसिलेशन कैसे होता है? ये होता है पेंडुलम की केस में. ओके. अभी ये अगर आप देखेंगे साउंड वेव की केस में, तो यहाँ पे भी सेम है. वन टू मूवमेंट, वन फ्रो मूवमेंट. एक मूवमेंट आगे, एक मूवमेंट पीछे, एक मूवमेंट आगे, एक मूवमेंट पीछे. सो ये जो एक मूवमेंट आगे, एक मूवमेंट पीछे है, ये बनेगा आपका वन ऑसिलेशन. इतना सभी को समझा? वन ऑसिलेशन हम किसको बोलेंगे? इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? कोई डाउट है यहाँ तक के? ओके.
ओके ओके फाइन, ठीक है। सो वन ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिला के वन ऑसिलेशन बनेगा। तो ये कंटिन्यू होते जाएगा ऐसे, एक साउंड वेव्स में बहुत सारे ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल तो मूव होते ही रहते हैं, और उस एयर मॉलिक्यूल के मूवमेंट में ऑसिलेशन के तौर पे ये साउंड प्रोपोगेट होते जाएगा। जहां तक कि एयर पहुंचेगा तब वहां तक आपका साउंड प्रोपोगेट होते जाएगा। सो आई होप इतना सभी को क्लियर है। नाउ लेट अस गो टू अनदर पार्ट। एज शोन इन द डायग्राम, आई होप कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक कोई। ओके ओके ग्रेट। सो एज शोन इन द डायग्राम 15.4, जो अभी हमने डायग्राम देखा है इधर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। वन कंप्रेशन एंड वन रेरफैक्शन टुगेदर फॉर्म्स वन साइकिल ऑफ वेव। ओके, सो ये एक कंप्रेशन और एक रेरफैक्शन मिला के बनते हैं वन साइकिल ऑफ वेव। एक वेव में एक कंप्रेशन होता है और एक रेरफैक्शन होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म्ड इन द एयर in 1 second will be decided by number of times prongs of the tuning fork vibrates back and forth। जैसे अगर आपने ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से पटका सरफेस पे, तो जितनी बार वाइब्रेशन होगा वो अलग अलग साइकिल हो जाएगी। अगर आपने स्लोली पटका है तो साइकिल स्लो होगी, अगर आपने जोर से पटका है तो साइकिल फास्ट होगी। तो वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है ट्यूनिंग फॉर्क पे, ठीक है। नाउ हियर दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन रहेंगे वो आपके ट्यूनिंग फॉर्क की स्पीड पे डिसाइड करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर ऑफ साइकिल, number of such cycles that are produced in air, okay, per second is called as frequency of the sound wave। okay, तो जितने साइकिल्स होंगे एयर में प्रोड्यूस होंगे उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ओके, 1 सेकेंड में जितनी सारी साइकिल बनेगी कंप्रेशन रेफ्रैक्शन की उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, तो इसका मेजरमेंट का जो यूनिट है वो हर्ट्स है। In one cycle is completed in 1 second, the frequency is said to be 1 hertz। अगर एक साइकिल कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन का 1 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है तो हम इसे 1 हर्ट्ज बोलेंगे। अगर दो साइकिल 2 सेकेंड में कंप्लीट हुई है तो 2 हर्ट्ज होगा। ओके, पर अगर आपकी साइकिल स्लो चल रही है और सेकेंड ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। दैट वी विल सी ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ते आपण जेव्हा कॅल्क्युलेशन्स करू तेव्हा बघूया, ओके। तर फॉर एक्झाम्पल द ट्युनिंग फोक इन द फिगर, या फिगर मध्ये जो ट्युनिंग फोक दाखवलेला आहे, ओके, इस उसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्स। ओके, तो उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे 512 हर्ट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोक्स होते हैं। मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ टेक्स्ट बुक में। ओके, यहाँ पे आपने देखा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा हर ट्यूनिंग फोक के ऊपर लिखा हुआ होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, यहाँ पे इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी लिखी है 512 हर्ट्स। किसी किसी की फ्रीक्वेंसी 612, 700 हर्ट्स, 800 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 300 हर्ट्स होता है। ओके, और उसकी साइज भी उसके हिसाब से चेंज होती है। यहाँ पे देखिए आप 512 हर्ट्स लिखा है। ओके, तो अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग देखेंगे तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग टाइप के कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस प्रोड्यूस करेंगे। इतना सभी को क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? कैन आई गो फर्दर? आगे चलते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। तो 512 हर्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है 512 टाइम्स पर सेकेंड वाइब्रेट होता है। ओके, इसका मतलब 512 साइकिल्स बनती है। रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशन की, सॉरी, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की जो साइकिल है ये 512 टाइम्स बनती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 512 बताई गई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि किसी को कोई भी डाउट नहीं है, या ओके, ठीक है। चलो,
These vibrations set 512 cycles of compression and rarefaction in air per second. Okay. Thus, the sound generated by fork will have frequency 512 hertz. The frequency of tuning fork is decided by dimension of the prongs, length and thickness of the prong. तो अगर आप अलग अलग टाइप के या अलग अलग हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फोक देखोगे तो उनकी थिकनेस और लेंथ अलग अलग रहेगी। कम वाइब्रेशन वाले ट्यूनिंग फोक की लेंथ कम रहेगी, ज्यादा वाइब्रेशन वाले ट्यूनिंग फोक की थिकनेस कभी कभी ज्यादा रहेगी। तो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। ओके। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से बने हैं, आइदर वो आयरन से बने हैं या वो स्टील से बने या कौन से मटेरियल से बने हैं। ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है जल तरंग का। ओके। ये जल तरंग का वीडियो आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में जब मैंने बनाया है वीडियो, वो आज सिंक नहीं हो रहा था पीपीटी में, तो ये वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी जल तरंग का। ओके स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, 6 to 7 ग्लास कप लेना है। ओके। जब आप 6 to 7 ग्लास कप्स लेंगे, आपको उसको एक लाइन में अरेंज करना है और उसमें आपको पानी फिल करना है। ओके। लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये जो 6 to 7 ग्लास कप्स है सभी की साइज, डायमेंशन और मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर आपने क्ले की ग्लास कप लिए तो सारे के सारे 6 और 7 ग्लास कप्स रहेंगे क्ले के और सेम साइज के होने चाहिए और सेम मटेरियल के होनी चाहिए। ओके। एक कांच का एक क्ले का नहीं चलेगा। ये आप घर पे भी ट्राई करना, एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। सो यहाँ पे यू आप इसको अरेंज कीजिए ऐसे एक लाइन में। उसके बाद आपको इसके अंदर पानी भरना है। ओके। जैसे कि आपको फर्स्ट कप में कम पानी भरना है, सेकेंड कप में थोड़ा ज्यादा, थर्ड कप में थोड़ा ज्यादा, फोर्थ कप में ज्यादा, फिफ्थ में ज्यादा, सिक्स और सेवेंथ में आप 7 तक आएंगे तब तक फुल भरा रहेगा। ठीक है। तो वो जैसे वन 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 थर्ड पोर्शन, टू थर्ड पोर्शन ऐसे करके आपको पानी को अलग अलग कप में अलग अलग अमाउंट में भरना है। अब आपको एक पेंसिल लेनी है। ठीक है। जब आप पेंसिल से कप के ऊपर स्ट्राइक करेंगे फर्स्ट कप से लगा के 7 कप तक। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज मैंने ये कप ले लिया यहाँ पे। ओके। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कप ले लिया। ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज सेकेंड कप लिया, सेम मटेरियल का हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सपोज 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप, 6 कप और ये 7 कप। इसमें आपने थोड़ा सा पानी भर दिया, इसमें थोड़ा ज्यादा भर दिया, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें थोड़ा और ज्यादा, इसमें थोड़ा और ज्यादा, इसमें थोड़ा सा फुल से थोड़ा कम और इसमें पूरा का पूरा पानी भर दिया। आपने पेंसिल ली और यहाँ पे टैप करनी है पेंसिल से, हर एक ग्लास कप के ऊपर एक एक बार करके टैप करते जाना है। ओके। आपके हिसाब से जब आप एक एक ग्लास कप पे ऊपर टैप करेंगे तो आपको क्या नोटिस होगा, कोई बता सकता है क्या नोटिस करेंगे आप इसमें, क्या नोटिस करेंगे आप? आवाज आएगा या नहीं आएगा, आपको सुनाई देगा या नहीं देगा? यस, वेरी गुड कादम्बरी। एनीवन एल्स? यस विशाल। लेकिन क्या डिफरेंस होगा फर्स्ट कप का और 7 कप का, डिफरेंस क्या होगा? आपको आवाज सेम सुनाई देगी या डिफरेंट सुनाई देगी या कैसा फील होगा आपको? तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आवाज कसा कसा फरक तुम्हाला समजेल या आवाजामध्ये, पहिल्या कपला कम्पेअर केलं लास्ट कप बरोबर, त्या आवाजामध्ये जो फरक आहे तो कसा समजेल, कसा वाटेल? येस, व्हेरी गुड विकास। तर तुमच्या पहिल्या कपपेक्षा आणि तुमच्या लास्ट कपपेक्षा, येस व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, तर तुम्हाला आवाजमध्ये फरक जाणवेल। ओके। येस व्हेरी गुड। तर पहिल्या कपमध्ये तुम्हाला लाऊड आवाज येणार आणि लास्ट कपमध्ये तुम्हाला थोडा कमी आवाज येणार। ओके। असं तुमचा आवाज फर्स्ट कप पासून ते लास्ट कप पर्यंत 7 कप पर्यंत डिफरंट होत जाणार। ओके। तर ह्याने काय रिप्रेझेंट होतं,
The frequency generated by waves depends on the height of the air column. जिस कप में ज्यादा एयर कॉलम है उसमें आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी, जिस कप में कम एयर कॉलम है वहां पे आपको कम आवाज सुनाई देगी। ओके, व्हेन द कप इज स्टक द वेव्स आर सेट अप इन एयर कॉलम। ठीक है, जब कप को आप पेंसिल से टैप करते हैं तो एयर कॉलम में वेवलेंथ जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द कप। तो जो आपका वॉटर लेवल है, वॉटर लेवलच्या वरती तुमचे एअर कॉलम्स व्हायब्रेट व्हायला सुरू होतात, कंप्रेशन्स आणि रेअर फ्रॅक्शन्स। ठीक आहे, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द जनरेटेड वेव्स डिपेंड ऑन द हाईट ऑफ द एअर कॉलम। तर जी एअर कॉलमची जी हाईट आहे त्याच्यावरती तुमची फ्रिक्वेन्सी बेस्ड असते। ओके, आणि त्यानंतर सिन्स द वॉटर लेवल इन ईच ग्लास इज डिफरंट द हाईट ऑफ एअर कॉलम इन ईच ग्लास विल ऑल्सो बी डिफरंट। ओके, जसे जसा तुमचा पाण्याची लेवल वेगळी आहे तशी तुमची एअर कॉलमची पण लेवल वेगळी आहे। ज्या ग्लासमध्ये कमी पाणी असेल त्यामध्ये एअर कॉलम जास्त असणार आणि ज्या ग्लासमध्ये फुल वॉटर असेल तिकडे एअर कॉलमची लेवल कमी असणार। ओके, therefore the frequency of sound generated by each glass cup will also be different। इसलिए हर ग्लास कप की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होते जाती है। सो द साउंड जनरेटेड इज डिफरेंट। इसलिए आपको हर एक कप के ऊपर टैप करने के बाद अलग अलग साउंड सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ये तरह की जो टेक्नोलॉजी, ये तरह की जो आइडियाज है वो पहले के टाइम पे, बहुत एंशियंट टाइम पे लोग यूज करते थे टू जनरेट म्यूजिक। ओके, एन ऐप फॉर मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी मे बी अवेलेबल ऑन सेल फोन्स। ओके, तो आप अपने सेल फोन पे कोई एप्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग एप्स आते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस ऐप का नाम बताऊंगी जिससे आप अपने फोन से भी साउंड की फ्रिक्वेन्सी को मेजर कर सकते हैं। ओके, तुमच्या फोनवरती डाउनलोड करायचं आहे ऍप तुम्हाला आणि कुठल्याही साऊंडची फ्रिक्वेन्सी असेल तुमच्या आजूबाजूला, ओके, त्याला तुम्ही मेजर करू शकता की किती हर्ट्स आहे, किती आवाज येतो आहे। ओके, ते तुम्हाला ऍप वरती समजून येईल, किती लाऊड आहे किती सॉफ्ट आहे ते तुम्हाला समजून येईल। ठीक आहे, फॉर द मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी मे बी अवेलेबल ऑन द सेल फोन्स। With the help of your teacher, use the app to measure the frequency of the sound जनरेटेड फ्रॉम द ईच क्लास का। और जब भी आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये ऐप को अपने जल तरंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि फर्स्ट कप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेकेंड कप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थर्ड की कितनी है, सिक्स सेवन की कितनी है। ओके, सो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड sound and height of the air column in the glass cup? This is your simple jal tarang। Okay, this experiment can be performed using stainless steel pots of different size। अगर आपके पास क्ले पॉट नहीं है तो आप ग्लास पॉट्स भी ले सकते हैं और स्टेनलेस स्टील के पॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही तरह का मटेरियल कांस्टेंट रखना है। ओके, आप ये जल तरंग के वीडियोस यूट्यूब से भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है? इतना क्लियर है सभी को? यस, ओके, वेरी गुड। नाउ टुडे आई विल बी एक्सटेंडिंग माय लेक्चर फॉर अनदर हाफ एन आवर। तो 8 बजे तक लेक्चर रहेगा। इज एवरीवन ओके विद दिस? आज हम मेजर पार्ट साउंड का कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ओके, एवरीवन इज ओके विद दिस? सभी को चलेगा ना? अगर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ले तो आपका मेजर पार्ट साउंड का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 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 थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड म्यूजिक। कभी हम साउंड बोलते हैं और कभी हम म्यूजिक बोलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप किसी भी आवाज को साउंड कब बोलेंगे और किसी भी आवाज को म्यूजिक कब बोलेंगे? कौन सा, किस आवाज को हम म्यूजिक में कैटेगराइज करेंगे और किस आवाज को हम साउंड में या आवाज में कैटेगराइज करेंगे? Yes, students, I want your response in chat box quickly.
जल्दी जल्दी, प्लीज पुट डाउन। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है साउंड एंड म्यूजिक, तो हम कौन सी आवाज को साउंड में कैटेगराइज करेंगे और कौन सी आवाज को हम म्यूजिक का नाम देंगे? आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? जब आप किसी से बात करते हो तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, यहाँ पे आवाज आ रही है, तो ये दोनों चीजों को आप कैसे कैटेगराइज करते हो? कैसे पता चलेगा कि ये म्यूजिक है और ये साउंड है? ओके कादम्बरी, ओके, बट देन हाउ? क्या फर्क है? जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई गा रहा है, ओके, उसका आवाज इतना अच्छा नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेलेन सॉन्ग विशाल, ओके। कादम्बरी, बट अगर कोई गा रहा है, उसका आवाज इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको म्यूजिक बोलोगे? या कोई टेबल को बैंग कर रहा है, तो क्या आप उसको म्यूजिक बोलोगे या उसको साउंड बोलोगे? क्या बोलोगे आप उसको? साउंड। क्यों साउंड बोलेंगे आप उसको? म्यूजिक क्यों नहीं हो सकता है? इतनी मेहनत से गा रहा है। यस। ओके, नो वन, नो वन, ऑल राइट। सो कमिंग टू योर चैप्टर हियर, कादम्बरी, यू आर पार्शली राइट। जब साउंड और म्यूजिक की बात चलती है, नो विशाल, नॉट रियली। ओके, हर साउंड या हर म्यूजिक को एयर की जरूरत होती है। यहाँ पे एयर का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बट यू आर पार्शली राइट एज वेल। एयर कॉलम पे डिपेंड करता है साउंड प्रोड्यूस होगा या म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। ओके, यू आर पार्शली राइट एज वेल, बट देन यहाँ पे थोड़ा फर्क है इसमें। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने ये जल तरंग की एक्टिविटी देखी, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग वेसल्स में अलग अलग एयर कॉलम था। यस, ओके, वी विल कम टू दैट पार्ट। म्यूजिक हैज अ सपोर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑल राइट। सो हमारी जो अबव एक्टिविटी थी, अभी जो हमने देखी, वो जल तरंग की थी। उससे ये क्लियर होता है कि इफ frequency of sound wave is changed, different sound is produced। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, अगर आप सोर्स ऑफ साउंड को चेंज करते हो, तो एक अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट्स। ओके, एक साउंड नोट्स करके होते हैं, वो कभी रिप्रेजेंट होते हैं, वो कभी प्रोड्यूस होते हैं जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। ठीक है, तो हम उस साउंड को हम नोट्स बोलते हैं, साउंड नोट्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, violin, guitar, which uses string for the production of sound, and instruments like flute, shehnai, which uses blown air pipe into pipes for the production of sound। ठीक है, तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके जो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स है या फिर इनके जो वाइब्रेटिंग कॉलम्स है, ओके, वो प्रोड्यूस करेंगे। उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साउंड साउंड बनेगा या म्यूजिक बनेगा। ओके, साउंड मतलब जो कि लाउड होता है, जिसमें पोलाइटनेस या कामनेस नहीं होती है। म्यूजिक होता है जहाँ पे एक से ज्यादा मेम्ब्रेन्स आते हैं या एक से ज्यादा नोट्स आते हैं, साउंड नोट्स मिक्स होते हैं टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक। इतना क्लियर है सभी को? एनी डाउट सो फार? यस स्टूडेंट्स, ओके। नाउ यहाँ पे हम एक और पार्ट देखेंगे, इन स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज्ड। जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ, इसमें आप स्ट्रिंग की मूवमेंट से फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, और वो वाइब्रेशंस की वजह से आपको अलग अलग आवाजें
सुनाई देती है या फिर मेलोडियस आवाजें सुनाई देती है। ठीक है। आप जब स्ट्रिंग्स के ऊपर अलग अलग टेंशन देते हो, टेंशन मतलब प्रेशर होती है, या आप उसके ऊपर जो अपना हाथ से प्लग करते हो ऑन द स्ट्रिंग बाय चेंजिंग द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग फिंगर्स, प्लेक्ट्रम हो या फिंगर्स हो, जिसे आप स्ट्रिंग को टेंशन प्रोवाइड करते हो, ये रिजल्ट करेगा अलग अलग टाइप ऑफ नोट्स के लिए। जो अलग अलग नोट्स होती है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। जब स्ट्रिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बताएगी, उसके बाजू वाली स्ट्रिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बताएगी, तब आपको अलग अलग तरीके के नोट्स या अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई देंगी। अगर आप सभी लोगों ने सितार या गिटार या अपनी वायोलिन देखा रहेगा, तो उसके अंदर जो जितने 4 या 5 स्ट्रिंग्स होते हैं, सबकी साइज अलग होती है, सबकी हाइट अलग होती है, और सबके अंदर जो वाइब्रेटिंग मटेरियल होता है वो अलग होता है। एवरीवन नोटिस दिस? सभी किसी ने नोटिस किया है? कभी गिटार को आप हाथ में होल्ड करके देखना, और उनके, यस, अगर आपके घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसे देखना। ठीक है, तो उनकी सबकी स्ट्रिंग्स की साइज और क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है। नाउ इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, द होल्स ऑन द फ्लूट आर ओपन और क्लोज। तो भी फ्लूट है, ट्रम्पेट है, इसके ऊपर होल्स रहते हैं। ठीक है। अभी जब भी आप फ्लूट को ब्लो करते हो या आप ट्रम्पेट को ब्लो करते हो, तो आप होल्स को एडजस्ट करते हो, कोई होल आप ओपन करते हो, कोई होल आप क्लोज करते हो। कभी कभी आप होल को आधा ओपन करते हो, आधा क्लोज करते हो, ताकि आपको अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई दे। ओके। तुम्ही पूर्णपणे फ्लूटला किंवा तुम्ही पूर्णपणे सनईला ओपन नाही ठेवत, करेक्ट? कुठला होल असेल तो क्लोज करतात, कुठला होल असेल तो ओपन करतात। जेव्हा तुम्ही हे ऑल्टरनेट ऍक्ट करतात, तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळ्या आवाज ऐकायला मिळतात। ओके। तसंच इकडे the holes on the flute are open or closed to change the length of vibrating air column in the flute. The frequency of waves therefore changes. इकडे काय होणार, तुमची जी फ्रिक्वेन्सी आहे वेव्सची ती चेंज होणार जेव्हा तुम्ही क्लोज आणि ओपन करणार, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे नोटेशन्स प्रोड्यूस होणार। ओके। आणि फ्ल्यूट मध्ये डिफरंट नोट्स कॅन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग द वे ऑफ एअर ब्लोइंग ऑल्सो। जसं की तुम्ही पार्शली होलला ओपन ठेवलं, कम्प्लिटली होलला क्लोज केलं, त्याप्रमाणे तुम्हाला वेगवेगळे आवाज ऐकायला मिळतील। लहानपणी आपण फ्ल्यूट घेऊन हे ब्लो करायचो, करेक्ट? आपण पाहिलं पण असेल, मिनी सेरेमनीज मध्ये फ्लूट ब्लो होते, तर ते कसं ऍडजस्ट करतात होल ना, त्याप्रमाणे। येस। ओके। तर वेगवेगळे एअर कॉलम, वेगवेगळे मेम्ब्रेन, वेगवेगळे स्ट्रिंग्स, वेगवेगळे मटेरियल्स तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकाराचे व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस करून देतात। त्यामुळे आपल्याला म्युझिक चे निर्माण होते, किंवा एअर कॉलमच्या डिफरन्समुळे आपल्याला म्युझिक आणि साऊंड मध्ये फरक पडतो। ओके। नाउ व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल नोट्स? आता अभी सभी लोगों ने ये म्यूजिकल नोट सुने हैं, सा रे ग म पा ध नी सा। ओके। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया सा रे ग म से, और मैंने लास्ट में सा पे गई। ओके। तो क्या आपने मेरी आवाज में डिफरेंस नोटिस किया एवरीवन? क्या आपने मेरे नोट्स की आवाज में डिफरेंस नोटिस किया? मैंने स्टार्ट किया लो फ्रीक्वेंसी से, और धीरे धीरे मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होती गई। ओके। जब मैंने लास्ट वाला वर्ड, यस, जब मैंने लास्ट वाला वर्ड बोला प ध नी सा, ओके, तो इसमें क्या हुआ, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सा, लास्ट सा तक मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। तो ये सारे जो म्यूजिकल नोट्स है, ये सारे डिपेंड होते हैं आपके माउथ के एयर कॉलम में। ओके। इसीलिए कभी भी आपको कोई क्लासिकल सिंगिंग हो या आपको म्यूजिक की क्लास हो, तो पहले आपको ये नोट्स के बारे में बताते हैं। ओके। कधी पण तुम्ही म्युझिक क्लास जॉईन केला किंवा कुठला सिंगिंग क्लास जॉईन केला, तर तुम्हाला माहितीये सगळे बोलतात, कधी कधी तुम्हाला तुमचे टीचर्स किंवा गुरुजी बोलतात की तुम्हाला एवढं स्लो बोलायचंय, हा शब्द तुम्हाला हाय व्हॉल्यूम मध्ये बोलायचा आहे, कुठल्या शब्दावरती किती पिच पाहिजे, किती लेवलचा व्हॉल्यूम पाहिजे। सो हे सगळं या नोट्स वरती
डिसाइडेड असतं. ओके. कारण की प्रत्येक नोट्सची फ्रिक्वेन्सी आहे. हर एक नोट की अपनी फ्रिक्वेन्सी है. आपके सा, रे, ग, म, प, ध, नी. ओके. यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होते होते इंक्रीज होते जाती है. ओके. सो ये है इसका रीजन कि आप सा से स्टार्ट करते हो और नी तक आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और आपके वॉल्यूम्स चेंज होते हैं. आई होप साउंड और म्यूजिक के बीच में सभी को डिफरेंस क्लियर हो गया है सो फार. इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यस और नो? ओके. किसी को कोई डाउट है अभी तक? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है तो अभी बताइए आगे बढ़ने से पहले. इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके. ये आप घर पे ट्राई करना, ये म्यूजिकल नोट्स गाने के टाइम पे. ओके. आप बैठना, पहले आप लॉन्ग ब्रेथ लेना, फिर आप स्टार्ट करना. सा, रे, ग, म. एज यू गो, जैसे आप बात करोगे या जैसे आप इसको डिक्टेट करोगे या जैसे आप बोलने लगोगे, जसं तुम्ही बोलायला लागणार तशी ऑटोमॅटिकली तुमची फ्रिक्वेन्सी वाढत जाईल. ओके. नाउ लेट अस गो टू अनदर पार्ट. अगले पार्ट पे चलते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले करके दिए हैं. अभी आपको इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो मेम्ब्रेन है, ओके, आइडेंटिफाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कस द साउंड प्रोड्यूस इन देम. आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम भी आइडेंटिफाई करने हैं और इसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है कौन से मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होती है वो भी आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. तो वन बाय वन चलते हैं. अभी जहां जहां पे मैं पॉइंट आउट करूंगी उसके बारे में आपको चैट बॉक्स में लिखना है. सबसे पहले आपको लिखना है इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं. राइट डाउन एवरीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली. इस फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ओके विशाल. ओके. कादम्बरी, आयुष, एनीवन एल्स? नंदिनी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो. विकास, यस, वेरी गुड. इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? यस नंदिनी, वेरी गुड. तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सितार. ओके. अब ये सितार का कौन सा मेम्ब्रेन से साउंड प्रोड्यूस होगा या कौन से पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होगा? ये तो है हमारा सितार. ओके. सितार के कौन से पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है? कोई बता सकते हैं? राइट डाउन योर आंसर इन चैट बॉक्स क्विकली. वेरी गुड कादम्बरी. और कोई बता सकते हैं? जल्दी जल्दी, फास्ट. यस. यस विशाल. वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई. बाकीच्यांनी पण लिहा. येस आयुष. बरोबर विकास. नंदिनी, वेटिंग फॉर योर आंसर. यस. सो सितार के स्ट्रिंग में से आवाज प्रोड्यूस होती है. सो साउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग इसमें आएगा. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम सितार है और इसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. अब चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर. दिस इंस्ट्रूमेंट. अब लिखिए इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज? वेरी गुड. ओके. आयुष, वी वांट इंग्लिश नेम. यस कादम्बरी, यस विशाल. यस. और इसमें कहाँ से आवाज प्रोड्यूस होगी या कैसे आवाज प्रोड्यूस होगी? यस विकास, वेरी गुड. इसमें कैसे आवाज प्रोड्यूस होगी, कौन से सरफेस से आवाज प्रोड्यूस होगी?
आवाज कैसे प्रोड्यूस होगी इसमें? क्विकली स्टूडेंट्स पास्ट। यस। ओके। सो हम होल्स बोलने की जगह पे हम बोल सकते हैं बाय ब्लोन एयर। हम होल्स की जगह पे हम बोलेंगे बाय ब्लोन एयर। ओके, जो कि होल में से पास होगी। सो दिस इज फ्लूट। और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो बाय। ओके। ओके, वेट अ मिनट। नाउ इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? ओके। तो ये फ्लूट है और इसके ब्लोन एयर से आवाज प्रोड्यूस होगी। जब हम ब्लो करेंगे फ्लूट को तो आवाज प्रोड्यूस होगी। लेट अस गो टू थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को क्विकली फास्ट फास्ट राइट डाउन। ये मोस्टली सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में यूज होती है। राइट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। इसे क्या बोलते हैं थर्ड को? ओके, ये लोकल नेम है कादम्बरी। पर इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसका एक्चुअल नाम है शहनाई। ओके, इसको हम शहनाई बोलते हैं। अब इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा? इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सेम लाइक फ्लूट बाय ब्लोन एयर। यस और नो, अग्रीड और नॉट? सो शहनाई में भी सेम लाइक फ्लूट साउंड प्रोड्यूस होगा बाय ब्लोन एयर। ओके। यस यस, बाय ब्लोन एयर। ओके। एयर को, यस, बाय होल्स। बट होल में कभी आवाज आएगी जब हम एयर को ब्लो करेंगे। ठीक है। अब फोर्थ वाले इस पे जाते हैं हम। फोर्थ वाले इस पे, इसे क्या बोलते हैं ये वाला? इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, दिस ब्राउन इंस्ट्रूमेंट हियर। क्विकली स्टूडेंट्स। नो, इट्स नॉट कॉल्ड एज पियानो। पियानो जैसा दिखता है लेकिन ये पियानो नहीं है। इसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, क्लासिकल म्यूजिक के लिए। यस। नो वन। इसे हम संतूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतूर। ओके। ये जो संतूर है इसके अंदर ये स्ट्रिंग्स है। ओके। इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग्स है इसमें से आवाज आती है। सो इसका साउंड प्रोड्यूस्ड इज बाय स्ट्रिंग्स। इसके अंदर जितने स्ट्रिंग्स है उससे हमें आवाज आती है। ओके। अब हम फिफ्थ डायग्राम की ओर चलते हैं। ये ना, ये सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं? गिटार नहीं है ये। इसे क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी। मोस्टली ये चाइना में दिखता है, चाइनीज सॉन्ग्स में यूज होता है। नो, इट्स नॉट वायोलिन। फिफ्थ, दिस इज अ फिफ्थ वन। नॉट वायोलिन बट सिमिलर टू वायोलिन। गिटार का छोटा भाई बोल सकते हैं या गिटार का स्मॉल वर्जन बोल सकते हैं इसे। नो। नो आयुष। ये आपने लोकल नाम बताया है जो बताया है। ओके, चलो। इट इज कॉल्ड एज, डन एवरीवन, नो वन? नो, इट्स नॉट वीणा। वीणा बहुत बड़ी होती है और बहुत हैवी होती है, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। ओके। जैसे ये सीतार है, वीणा के नीचे ना यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होता है। इट्स नॉट वीणा। वीणा बिल्कुल भी नहीं। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ मैंडोलिन। MANDOLIN। ओके, इसे बोलते हैं मैंडोलिन। ओके। मोस्टली चाइनीज कल्चर या चाइनीज क्लासिकल म्यूजिक में इसे यूज करते हैं। चाइनीज ज्यादा यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे भी यूज होता है ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न इंडिया में। ओके। तो वहाँ के म्यूजिक में, यहाँ पे कल्चरल म्यूजिक में मैंडोलिन यूज करते हैं। अब इसका मेम्ब्रेन कौन सा रहेगा? साउंड प्रोड्यूस बाय, साउंड प्रोड्यूस बाय क्या होगा यहाँ पे? क्विकली स्टूडेंट्स आंसर नहीं।
Yes, very good. Strings. Yes. So sound will be produced by strings over here. Now let us go to sixth part. Okay. इसे हम क्या बोलेंगे? This part is called as sixth part. ऐसे यहां से ये कर्व्ड है. इस सिक्स पार्ट को क्या बोलेंगे हम? Anyone? It is not a trumpet. ट्रम्पेट ऐसा नहीं दिखता है. आज सबने लोकल नाम बताने का सोच लिया है ना? ओके, ये आप देखेंगे मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न म्यूजिक्स में, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक में यूज होता है. नो. नो विशाल. दिस इज कॉल्ड एज अ सैक्सोफोन. ओके. ऐसे एक्सओ पी एच ओ एन, सैक्सोफोन. ओके. इसके अंदर कौन सा कॉलम से साउंड प्रोड्यूस होगा? कहाँ से साउंड, कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा? कैन एनीवन टेल मी क्विकली? द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, yes, blown air. Okay. Last end. By from here, sound will be produced, but by the blown air. Okay. Very good. Okay. So sound will be produced by blown air. और इसे हम बोलेंगे saxophone. Now let us come to another second last part. इसे हम क्या बोलेंगे? Everyone must be knowing this. No, ढोल is different. ढोल में दो साथ में नहीं होते हैं. यहाँ पे दो साथ में होते हैं. Yes, very good आयुष. Yes, Vishal, very good कादम्बरी. Okay, this is called as a तबला. ओके. हमारे इंडिया में मोस्टली इसका यूज एवरीवेयर होता है, हर ओकेजन में होता है. ओके. भजन से लेके आपके सेरेमनी से लेके आपके फंक्शन से लेके, इट्स अ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट तबला. ओके. यस विकास, वेरी गुड. सो इसका वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन कौन सा है, या इसका साउंड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन कौन सा है? वेरी गुड, द अपर सरफेस. ओके, दिस अपर सरफेस इज अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन. अगेन इट इज ब्रेकिंग. अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? ओके. विशाल, जस्ट ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ. तो इसके अपर मेम्ब्रेन में आवाज प्रोड्यूस होती है. द लास्ट पार्ट इज नाउ. इसे बताओ, इसे क्या बोलते हैं? ये सभी को पता होना चाहिए. दिस इज द लास्ट पार्ट. व्हाट वी कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट एज, व्हाट वी कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट एज? शहनाई हो गया, फ्लूट हो गया, सेक्सोफोन हो गया, अभी क्या बचा है? ये आप सभी ने देखा रहेगा. इसे क्या बोलते हैं? क्विकली क्विकली आंसर फास्ट. दिस इज कॉल्ड एज, नो वन, नो वन नोज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रम्पेट. इसे हम ट्रम्पेट बोलते हैं. ठीक है. ये ट्रम्पेट है, और इसका जो साउंड प्रोड्यूस बाय, इट इज, द साउंड इज प्रोड्यूस बाय ब्लोन एयर. ओके. इस एंड से ब्लोन एयर से साउंड प्रोड्यूस होती है ट्रम्पेट में. एवरीवन इज क्लियर सो फार? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी टिल हियर? सभी को क्लियर है ये पार्ट? ओके. So apps for generation of different sound notes, okay, may be available on the cell phones. तो आप सेल फोन के ऊपर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप बोल के आपका अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होंगे. जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग एप्स जो होते हैं आजकल सब यूज करते हैं, अलग अलग साउंड को वो चेंज करते हैं. ओके. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. नाउ दिस इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ अ टीचर. ओके. आप कोई भी ऐप डाउनलोड ना कीजिए. आपको कॉशियस रहना है, कोई भी आप डाउनलोड करोगे तो. ठीक है. बीच में ऐसे ऐप भी आए थे जहाँ पे आप बोलते थे, आप अपनी आवाज को एडजस्ट करके लड़के की आवाज लड़की में बदल सकते थे, लड़की की आवाज लड़के में बदल सकते थे. बट देन ड्यू टू द वेरियस डिसएडवांटेजेस उसको फिर बैन किया गया. ओके. तो ऐसे ऐप भी है जो आवाज चेंज करते हैं. ठीक है. सो आई होप सो फार इट इज फॉलोड बाय एवरीवन. कोई डाउट है यहाँ तक के किसी को भी? So let us quickly revise आज हमने क्या किया. Okay, we will just quickly revise.
साउंड चैप्टर स्टार्ट किया हमने। हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिंग फोक देखा, हमने कंप्रेशन और रेट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसको मीडियम की जरूरत होती है, वो एक्सपेरिमेंट देखा और हमने ये डिराइव किया, ये साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। ओके। उसके बाद हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स कैसी होती है, एक कंप्रेशन और रेट्रैक्शन मिला के एक ऑसिलेशन बनता है। ओके। और यहाँ पे आपका वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है साउंड। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग साइकिल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम जल तरंग बोलेंगे। हमने एक वेसल लिया, अलग अलग टाइप 7 अलग अलग वेसल्स लिए। उसमें एक अलग अलग लेवल के एयर कॉलम फिलअप किए। एयर कॉलम कैसे फिलअप किए? वाटर लेवल को एडजस्ट कर। ठीक है। उस पे हमने टैप करके चेक किया कि अलग अलग एयर कॉलम ने अलग अलग वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस किया। इससे हमें पता चला कि साउंड और म्यूजिक के बीच में डिफरेंस होता है। तो हमने साउंड और म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। ओके। साउंड नोटेशंस पढ़े, उनकी फ्रीक्वेंसी पढ़ी। यहाँ पे अलग अलग नोट्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर फाइनली हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखे जिनके साउंड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन्स भी हमने पढ़े। ओके। सो आई होप यहाँ तक कि किसी को भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ओके, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। चलो, let us stop here for today. Everyone, all the students, shall we stop here? Okay. Okay. चलो, bye students. Have a good evening. Bye bye. Yeah, bye. Yeah, bye Kadambari. Bye bye. Thank you. Thank you Kadambari. Bye.